आज की ताजा खबर। नमस्कार। हरकारा के इस अंक में आपका स्वागत है। हरकारा मतलब शोर कम रोशनी ज्यादा, और यहाँ पर आपको सारी खबरें मिलती हैं जो कि मुख्य धारा के समाचार चैनलों प्लेटफॉर्म से ज्यादातर शायद या तो नहीं मिलेंगी, या फिर उन्हें दबा छुपा दिया जाएगा, या फिर उनको तोड़ मरोड़ दिया जाएगा। तो हरकारा में आप ज्यादातर वो खबरें पाएंगे जो हिंदी भाषी लोगों के लिए शायद उन्हें नहीं मिले आसानी से। दूसरा, या फिर जो वैकल्पिक मीडिया के लोग हैं, जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी खबरों को एक जगह पे हम दिखा सकते हैं। साथ ही देश दुनिया की जो बड़ी खबरें हैं उनको भी हम वहाँ पर नजर डालते हैं, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत विश्लेषण करके बताना चाहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है उसको हम किस तरह से समझने की कोशिश करें। तो आज के हरकारा में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं राजेश चतुर्वेदी और गौरव नौरियाल। नमस्कार। गौरव, आज की खबरें शुरू करें, उनके बारे में बात करना, जो आज का हरकारा न्यूज़लेटर है उसके बारे में। जी बिल्कुल। और तो आज सबसे पहली जो हमारे पास खबर है वो आरएसएस से जुड़ी हुई है। एक संस्था है ICHR। तो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद इसका पूरा नाम हुआ। यहाँ पे आरएसएस ने कुछ नियुक्तियां की और एक महत्वपूर्ण उनका प्रोजेक्ट है कि इतिहास को सुधारने की, जहां वो बात करते हैं कि हम लोग इतिहास को सुधारेंगे, उसके लिए ये परिषद बना। लेकिन अब यहाँ से स्क्रॉल में आयुष तिवारी हैं, उन्होंने रिपोर्ट की है कि 14 करोड़ रुपए के घोटाले की खबर इस संस्थान से बाहर निकल के आई है। ये बेहद महत्वपूर्ण संस्थान है। संघ का जो एजेंडा है इतिहास सुधारने का, उसको लेके ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग हो जाता है। और जब यहाँ से इस तरीके की चोरी की खबरें आती हैं, तब गंभीरता पे, इन योजनाओं की गंभीरता पर भी सवाल उठते हैं। मजेदार बात यह है कि इसमें ICHR के जो प्रमुख हैं बाल मुकुंद पांडे, उनके भतीजे जो वहीं तैनात हैं सौरभ कुमार मिश्रा, उन पर भी आरोप लगे हैं। तो ये कोई छोटे कर्मचारियों पर आरोप नहीं लगे हैं, बल्कि संस्था के बड़े लोग हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, उन 4 लोगों पर आरोप लगे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी खबर हमारे पास आज स्क्रॉल से आती है। जी, आप सर कुछ कहना चाहेंगे इस खबर पर? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये मतलब ये बड़ा महत्वपूर्ण बात कह के बताया गया था कि हर कोई अपना इतिहास दोबारा लिखना चाहता है और लिखता भी है। जैसे कि पीछे दिया कुमारी के बारे में भी था कि उन्होंने, उनके परिवार ने, जिस परिवार से वो आते हैं, उस परिवार ने ही हल्दी घाटी में राणा प्रताप के साथ लड़ाई की थी, और राजस्थान में वो हर कुछ सालों में उसका जो हल्दी घाटी का जो विजेता है वो बदल जाता है। तो इतिहास दोबारा लिखने की जो एक लोगों में एक अरमान या इच्छा रहती है कि हम इसको बदलें, और साथ में ये भी रोचक है कि वो काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये पिछले दिनों ही अभी हुआ था और उन्होंने दावा किया था कि अब जब वो सांसद बनी तो उन्होंने बोल्ड बदलवा दिया हल्दी घाटी में और वहां लिखवा दिया कि महाराणा प्रताप जीत गए हैं, जीते थे युद्ध। जी, आगे चलते हैं। दूसरी एक और इसी से जुड़ती हुई खबर है। मतलब ये भी आरएसएस का ही एक किस्म से आप महत्वपूर्ण परियोजना थी, अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा। अब खबर आई है कि एक शख्स है, कोई गाजियाबाद का, वो अमेरिका में बैठकर एक वेबसाइट बनाते हैं और लोगों से कहते हैं कि मैं ऑनलाइन, हम भाई इस वेबसाइट में ऑनलाइन प्रसाद वितरण की व्यवस्था है, या यहाँ से आप बाकी मंदिर से जुड़ी हुई तमाम चीजों को लेकर वो वेबसाइट बनाई गई। अब खबर आ रही है कि उस वेबसाइट के जरिए कम से कम 10 करोड़ रुपए लोगों से ऐंठ लिए गए, लोगों से आस्था के नाम। तो इस तरीके की जालसाजियां भी आस्था के बाजार के इर्द गिर्द बिल्कुल तैयार हैं, जहां कभी भी आपको, सॉरी माफ कीजिएगा, जहां आप कभी भी ठगे जा सकते हैं। तो दूसरी खबर ये एक महत्वपूर्ण थी आज हमारे पास। इसी के साथ शायद वो भी एक है कि मथुरा में, वृंदावन में जो एक बांके बिहारी मंदिर है, उसको ट्रस्ट बनाकर सरकार उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। और शायद वहां पे एक ये दिक्कत थी कि बांके बिहारी मंदिर के जो पुजारी हैं, वहां पर कई सारे मुस्लिम भी आके काम करते हैं, और उसको लेकर एक
विरोध वहां पे हो रहा है, तो वहां के पुजारी अब इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हम इस सरकार ट्रस्ट बना के उस पर एक तरह से कब्जा करना चाहती है। तो उसका एक खबर है। अयोध्या बिल्कुल, राम मंदिर, पहले ये भी भी है मैं कि इसमें कहना चाहूंगा, पहले भी यहीं से बांके बिहारी मंदिर से एक खबर आई थी, जब उन्होंने कहा था कि हम भाई जो मुस्लिम हमारे मानने वाले हैं या जो वो कपड़े सिल के देते हैं, जो कारीगर हैं, हम उनको पहनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो भगवान के लिए वो कपड़े सिल रहे हैं, जो भी पोशाक होती होंगी, मूर्तियों को पहनाई जाती है, हम उनको इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो मतलब मुस्लिम भी अगर उसे बना रहे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। पहले भी इस तरीके की खबर वहां से आ चुकी है, एक आध महीने पुरानी बात है शायद। जी, आगे चलते हैं। बिहार की ओर अगर हम थोड़ा सा चलें तो वहां से एक बड़ा मतलब डिस्टर्ब करने वाला नहीं, मामला आया है। इसी जो विषय अभी चल रहा है अपन, इसी में एक खबर ये है कि अयोध्या में जो राम मंदिर है अयोध्या में, जिसका 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी राम मंदिर में अब कल राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। और जो जी, पिछले साल जो आयोजन हुआ था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें करीब 3,500 लोग आमंत्रित किए गए थे। और कल का जो कार्यक्रम हुआ उसमें 350 लोग, और शांति पूर्वक वो, मतलब बगैर किसी शोरगुल के, और उससे संपन्न हो गया। वहां पूरा राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो योगी आदित्यनाथ, उनका जन्मदिन भी था, वो मौजूद थे। जैसे पिछली बार जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजन किया था। जो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजन किया है, और तमाम आभूषण चढ़ाए गए हैं जो उनको पहनाए गए हैं, है ना। उसमें खबर में ये दिया गया है कि 1,000 कैरेट का हीरा है, 10-30 किलो चांदी है, 300 ग्राम सोना है, 300 कैरेट रूबी से तैयार 11 मुकुट शामिल हैं, गले का हार है, कान के कुंडल है, माथे का तिलक है, चारों भाइयों के लिए धनुष बाण भी हैं, और इन आभूषणों को चार्टर्ड प्लेन से अयोध्या लाया गया। तो ये पूरी डिटेल पे खबर है अयोध्या से। जी, और ये वो राम मंदिर नहीं है जो कि रामलला का, जहां पर जिसके बारे में जो ज्यादा व्यापक है मेरे ख्याल से, या उसी के नहीं, ये अंदर वही, उसी के अंदर ना उसी ना का ना, एक तल है शायद, उसी का दूसरे तल पे राम दरबार की स्थापना की गई है मंदिर के। मैं मंदिर में बता तल। रहा हूँ, अच्छा, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी ना, वही मंदिर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई गर्भगृह में, और उसी के फर्स्ट फ्लोर पर, मतलब प्रथम तल पर, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। वही मंदिर है, वही जगह है। माने ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह में रामलला जी हैं, और प्रथम तल पे ये राम दरबार है। बढ़िया। आगे आगे बढ़ते हैं चलेंगे अभी और बिहार की तरफ। और बिहार से बड़ी डिस्टर्ब करने वाली कल एक खबर आई है। गया में एक गैंगरेप पीड़िता की मां का इलाज करने एक डॉक्टर पहुंचता है। वहां दबंग उन्हें घर से बाहर खींचकर पेट से बांध देते हैं और लोहे की रॉड और डंडों से डॉक्टर की पिटाई होती है। तो ये इस पे तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया कि ये तो तालिबान से भी बुरी स्थितियां हमें नजर आ रही हैं बिहार में इस तरीके से। हाँ, शायद दो खबरें इस तरह की कल आई। एक तो ये गया वाली है, और दूसरा उत्तराखंड से है, जहाँ पे एक भाजपा की नेत्री अपनी तथाकथित प्रेमी से ही उन्होंने अपनी बेटी का बलात्कार करवाया, जो कि और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया। पर ये अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाली और आपराधिक खबर थी। तो आगे चले इसमें। और
हरियाणा लोक सेवा आयोग की दुर्दशा पे वायर में एक पीएचडी स्कॉलर है, उन्होंने पूरा लेख लिखा है कि कैसे वहां पे हिंदी का प्रश्न पत्र आता है, और वो अभ्यर्थियों ने मतलब ये आपत्ति जताई कि भाई ये हिंदी का प्रश्न पत्र तो बड़ा अजीब ढंग से तैयार किया गया है ना, इसमें गलत है, वो पूरा प्रश्न पत्र ही गलत है, उसमें संदर्भ गलत दिए गए हैं, नाम गलत छापे गए हैं। तो अब वो रद्द हुआ है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल बन गया है कि आयोग अगर कोई परीक्षा आयोजित करवा रहा है, आयोग के पास इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है परीक्षाओं के आयोजन की, और इसके लिए तैयारियां बच्चे सालों साल करते हैं, और लास्ट में जब एग्जाम का पेपर आता है वो देखते हैं कि ये तो मिस प्रिंट है, ये तो इसे ये गलतियों से भरा हुआ है, या इसे ध्यान से देखा नहीं गया, तो बड़ा मायूस होता है। तो बड़ी मुश्किल से वो आई थी, और कुछ बड़े सालों से इंतजार था, मतलब 1.5-2 साल की देरी के बाद ये एग्जाम हुआ, और वो भी गड़बड़ियों के चलते अब रद्द हो गया है। तो इससे ऐसे मतलब और मामले भी देश भर में हमने पिछले दिनों देखे हैं, जहां पेपर लीक हो गए या कुछ और हो गया। तो ये बड़ा थोड़ा अलग किस्म का मामला था कि जहां प्रश्न पत्र ही बड़ा अजीब सा बना के दे दिया गया, और अभ्यर्थियों ने जब आपत्ति जताई तो रद्द कर दिया। जी चलें। कैलाश विजयवर्गीय हमारे पास सूची में आते हैं अगली खबर। तो उन्होंने बड़ा एक बयान ही है उनका, और आज के दौर में तो उसे अजीब ही कहा जाएगा। उन्होंने कहा है कि उन्हें छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री हैं। हाँ, तो बड़े नेता हैं, पर आजकल ज्यादातर बड़े नेता बहुत छोटी बातें कर करके ये अपनी जो है ये सुर्खियां बटोरते रहते हैं। और हम साथ ही खबर देख रहे हैं कि बाकी बीजेपी में या बाकी जगह लोग किस तरह से हम लोग अपने भारत में महिलाओं को की तरफ हम देखते हैं। एक और जो शायद खबर थी जिसपे तरफ हमको जाना चाहिए, वो बेंगलुरु को लेके थी कि वहां की उस पर जांच बिठाई है कि ये जो भगदड़ हुई है आरसीबी के जीतने के बाद उसके ऊपर क्या होगा। पर मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पे विराट कोहली को ट्रोल कर रहे हैं, और वो उनकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं कि उनके कारण ये हुआ। और फिर बाद में एक और उसके जवाब में एक और ट्रोल आया कि मतलब इन ट्रोल्स को विराट से माफी मांगनी चाहिए कि वो उनको इस तरह से क्यों कह रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कैसे कि अगर ये भगदड़ हो गई है तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी। तो ये मुझे लगता है कि आज की एक जरूरी खबर है, इस पे हम लोग कुछ और भी सोचेंगे और करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना में एक खिलाड़ी के साथ ट्रोल करने का नहीं है। इस देश में एक अब अपने आप में एक ये स्थापित तरीका बदल गया है कि हम सोशल मीडिया पे लोगों को बुला के सीधे उनकी बेइज्जतियां करें, या उनको धमकियां दें, या उनके साथ लगभग एक तरह की हिंसा करें। उस पे हरकारा में हम लोग कुछ एक पैकेज लाने की बात सोचेंगे कि इस पे हम एक स्टोरी अलग से कर पाए जो मुकम्मल हो। आगे चलते हैं। जी, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, कई दफा ये जो ट्रोल है ये तो अब एक उद्योग की तरह भी दिखने लगता है कि जब आपको टारगेट करके किसी शख्स को हम देखते हैं कि ट्रोल किया जा रहा है किसी रोज, तो कई दफा इसमें राजनीतिक दलों के पेड ट्रोलर भी शामिल होते हैं, और लंबा आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों खबर आई, सरकार ने कहा कि हमने नक्सल मुक्त अभियान जो है उसमें बड़े पैमाने पे वहां पे मुठभेड़ में दोनों ओर से माओवादी नेताओं की मौत हुई है, कुछ फोर्सेस के लोग भी कुछ घायल हुए थे। अब कल खबर आई कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक वरिष्ठ माओवादी नेता गौतम मारे गए हैं, और उन पर 40 लाख रुपए का इनाम था। तो छत्तीसगढ़ लगातार केंद्र में बना हुआ, लगातार मुठभेड़ हो रही है, और इस तरीके की खबरें वहां से पिछले दिनों से ही लगातार आ रही हैं सामने। ये आखिरी एक तरह का ऐसा समझा जा रहा है कि ये जो पिछली बार जो आई थिंक 37 लोग मारे गए थे, और अब ये वहां पे माओवाद जिस तरह से हम जानते थे वो अब खत्म होने की कगार पर, उसका नाम ऑपरेशन कगार है जो सरकार वहां पे कर रही है।
जो सीआरपीएफ के जरिए पर वो लोकल एक डीआरजी जो पहले एक जो स्थानीय लोगों के जरिए करवाया जा रहा है। स्थानीय क्या, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं जो सरेंडर किए हुए मिलिटेंट्स ही हैं जो माओवादी थे, उनके जरिए वो उसको अमल पे लाया गया। और वो अब ऐसा कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में या बस्तर में आतंक माओवाद जो है अब लगभग अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कई बड़े नेता मारे गए हैं और ये करीब करीब अब शायद 31 साल हो गए हैं वहाँ पे ये चलते हुए। तो उस बीच ये भी हुआ है कि जो बहुत सारे वहाँ से उस समय के इस समय के तेलंगाना, उस समय के आंध्रा से जो लोग भागकर वहाँ पर आए थे, उन्होंने वो माओवाद शुरू किया था। और वो क्या बोलते हैं, एक पीढ़ी जो ज़्यादातर खत्म हो रही है और उसमें से ज़्यादातर बहुत सारे नेता जो हैं वो दरअसल तेलंगाना या आंध्रा के जो आदिवासी नहीं, पर उनका जो कैडर है वो आदिवासी है। आगे चलें जी। जवाहर सरकार राज्यसभा सांसद है पूर्व, उन्होंने एक दिलचस्प विश्लेषण किया है भारत की अंतरराष्ट्रीय जो छवि है, मौजूदा छवि, ये जो स्थिति है उसको लेके उन्होंने पूरा विश्लेषण किया है और चिंता जताई है कि भाई प्रधानमंत्री को इस बार G7 जैसी बैठक में नहीं बुलाया गया, जो एलीट क्लब माना जाता है विकसित देशों का। तो उन्होंने ये पूरा बहुत हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि इस समय भारत जो है, भारत को इस समय बहुत सारे इसको बोलते हैं पीआर आउटरीच की जरूरत है और इसलिए उन्होंने सर्वदलीय एक शिष्टमंडल भेजा भी। और उस बीच जब G7 हुआ तो बहुत सालों बाद ऐसा है कि भारत के प्रधानमंत्री को उसके लिए नहीं बुलाया गया है। और ऐसा वहाँ बाहर से कहा जा रहा है, पर एक तरफ से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वो भी शायद उनका लाइकली नहीं है जा पाना, ऐसा कुछ इस तरह का बयान भारत सरकार की तरफ से आया है। पर पिछले कई समय से भारत का जो इसलिए वो महत्वपूर्ण है वो लेख, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भारत लगातार अपनी अकेला होता जा रहा है पूरी दुनिया में। जैसे कि पाकिस्तान और पहलगाम वाले मामले में भी भारत को लोगों ने आतंकवाद को तो उसकी तो निंदा की, पर पाकिस्तान को किसी ने भारत की तरह बाकी लोग उस पर उंगली नहीं उठा रहे थे सिवा 2 देशों के जो पर तो ये एक लगातार दक्षिण एशिया में हम देख रहे हैं कि चाहे नेपाल हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, उन सब के साथ एक हमारे रिश्ते बहुत तेजी से बदलते रहे। जबकि दक्षिण एशिया का तो भारत अपने आप में एक नेतृत्व कर रहा था, पर सबको साथ लेकर चलता था। वो चीजें बदल रही हैं। हमारे चीन से रिश्ते जो हैं वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि एक तरफ हम सीमा पर उनके साथ संघर्ष भी कर रहे हैं और साथ में उनके साथ हम ट्रेड भी करते हैं। चीन ने खुले तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया है। रूस ने, जो कि हमारा पुराना मित्र है और हमारा हथियारों का पुराना सप्लायर है, वो पाकिस्तान को हथियार बेचने को तैयार है। तीसरा अमेरिका है, जो कि ये कह रहा है कि भारत को बजाय ब्रिक्स के करीब होकर, जहां पर वो डॉलर के समानांतर एक करेंसी खड़ा करना चाह रहे हैं, तो उसके साथ वो जुड़ना चाह रहे हैं, या फिर रूस से वो इतना हथियार क्यों खरीद रहा है। तो बहुत सारी पेचीदगियों में फंस रहा है और इसमें शायद भारत की अकेली भूमिका नहीं है, क्योंकि इस दुनिया ही बहुत तेजी से इस समय एक फ्लक्स में और अनिश्चितताओं के बीच में घिरी हुई है। ट्रम्प साहब जहाँ रोज उठते हैं और रोज एक नई तरह की अनिश्चितता दुनिया में लेकर आते हैं और उसको लोग समझने लगते हैं कि अच्छा इसका अब टैरिफ क्या होने वाला है, अच्छा ये साइबेरिया का क्या बोलते हैं कनाडा का क्या होने वाला है, या ग्रीनलैंड का क्या होने वाला है। तो वो उस सब के बीच में सब लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं और एक तरह का जो कहते हैं कि एक कोहरा है जहाँ पे अनिश्चितताओं का, उसके बीच में लोग अपना नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं। शायद तो भारत भी उनमें से एक है और भारत कुछ ज्यादा है, क्योंकि हम लोग जितना बोल रहे थे, जिस तरह से बोल रहे थे, उस तरह से चीजें होती हुई नहीं दिखलाई पड़ रही। लेकिन विल्सन सेंटर एक यूएस की एक संस्था है, वहां पे वो एक सुझाव देती है कि भारत इस जो कोहरा है उसके बीच में से कुछ रिश्ते अपने कैसे बेहतर कर सकती है। तो वो अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्तों पे बात कर रहे हैं और
उस विल्सन सेंटर में जो लेख छपा है वो सीधे इस बात को कह रहा है कि अफगानिस्तान और भारत दोनों ही अल्पकालिक लाभों को देख रहे हैं, और दोनों का अल्पकालिक लाभ है पाकिस्तान। वे किसी तरीके से पाकिस्तान से अफगानिस्तान वालों को भी उन्हें दूर करना है, और भारत का तो पारंपरिक शत्रु देश है ही। तो तो ये बड़ा पहलगाम घटना के बाद भारत के साथ और पाकिस्तान के खिलाफ जो दो देश थे, उसमें से ये बहुत दिलचस्प है कि एक तरफ अफगान सरकार थी जो तालिबान चला रहे हैं, और एक तरफ नेतन्याहू की इजराइल वाली सरकार थी जो कि वहां खुद गजा में जो एक तरह से उन्होंने जनसंहार के आरोप भी सरकार लगे। आरोप क्या मतलब, जनसंहार कर रहे हैं, उसमें कोई आरोप की कोई गुंजाइश उन्होंने 46,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो दो इतने क्रूर किस्म के लोग हैं जो कि आपस में भी बात ना करें, वो भारत के पक्ष में पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये एक अपने आप में रेखांकित करने वाली बात है, और इनमें से शायद दोनों ऐसे नहीं हैं जिनके साथ बहुत सारे शरीफ लोग उनके साथ बैठ के बात भी करना चाहें। पर भारत के पास इस समय जो दो दोस्त हैं, वो ये दो दोस्त हैं, उसमें जो लेख छपा है, सरकार है जो आज हरकारा में छपा है, वो उन तालिबान के लोगों के साथ बढ़ती नजदीकी का है। हाल तक भारत वहाँ पे एक अफगानिस्तान से भारत के हमेशा दोस्ताना संबंध तो रहे हैं, पर वो हमेशा लोकतंत्र की और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ ही रहे, क्योंकि ये बड़ा समझना बड़ा मुश्किल है कि हम किस तालिबान के साथ हैं। क्या हम उस तालिबान के साथ हैं जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं? क्या हम उस तालिबान के साथ हैं जो वहाँ पे नए सिरे से स्त्रियों की आज़ादी और उनके अधिकारों को बार बार उस पर अंकुश लगाए जा रहे हैं? वो अफगानिस्तान है जिसकी क्रिकेट टीम वहाँ नहीं खेल सकती है, और वो अफगानिस्तान है जो लगातार वहाँ के सांस्कृतिक जो उनकी विरासत है उस पर भी वो बहुत सारे अंकुश लगा सकता है। तो ये हमें कोई बहुत अधिक एक लॉन्ग टर्म या एक कोई बड़ा पर्सपेक्टिव मुझे इसमें दिखलाई नहीं पड़ता। छोटे मोटे स्वार्थ की बात हो सकती है, पर वो मुझे नहीं पता कि वो जो ये बात है कि अल्पकालिक स्वार्थ इसमें से है, पर उसका कोई गहरा मतलब हो या उसको लेकर हम बहुत गौरवान्वित महसूस करें भारतीय होके, ये मेरी समझ में नहीं आता। बल्कि अपने लेख में लिखते भी हैं कि अफगानिस्तान और भारत के जो पुराने रिश्ते थे, अफगानी जो आम जनता है वो भारत को जिस नजरिए से देखती थी उसका पर्सपेक्टिव ही बदल गया है इस घटना के बाद। कि हमारे देश में तो बहुत सारे जो अफगानी बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, और वो सब लोग, ये सब वो लोग थे जो लोग आजादी और लोकतंत्र के पक्ष में थे। अब आप देख रहे हैं कि अब वही देश जहाँ पे आप वो देखने, सीखने, पढ़ने, बढ़ने आते थे, तो वही देश अब उनके साथ हो गया है। और ये तालिबान वो भी है कि जिनको एक तरह से पश्चिम ने, जो काफी समय तक उनके साथ बात करता रहा, उनसे लड़ता भी रहा, उनके साथ डील भी करता रहा, तो उन्होंने भी छोड़ दिया कि अब आप देखिए, जो देखते हैं आपको जो करना है वो करिए। पर वो जो वहाँ की जो राज है वो तो खासी तौर पर निरंकुश और क्रूर राज है, और वो एक पुराने की तरफ ले जा सकता है। तो एक समानता ये भी है, जो प्रवृत्ति भारत में बहुत धीमे, या क्योंकि भारत बड़ा देश है, वो धीमे से काम कर रही है, जहाँ पे हम एक जो उस देश का जो बड़ा धर्म है उसके हिसाब से उस देश और उस देश की नागरिकता या बाकी चीजों को हम उससे परिभाषित करने की कोशिश करने लगते हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, अगली खबर जो हमारे पास है वो भारत की मीडिया के लिए है, जो इंटरनेशनल मीडिया भारत की मीडिया को कैसे देखती है। भारत की मीडिया को गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट ने कल लगातार भारत में जो फेक न्यूज चली है भारत पाकिस्तान तनाव के बीच, उस पे बड़ी विस्तार से 2 रिपोर्ट इन 2 महत्वपूर्ण पब्लिकेशन ने छापी हैं। तो कम से कम भारत की मीडिया को तो उसे देखना ही चाहिए, कि अपने आकलन करने के लिए भी हम लोगों को देखना चाहिए कि कैसे हमें इंटरनेशनल मीडिया देखता है। जी, वो तो खैर हम सब ने भी देखा, और मेरे ख्याल से वो एक समानांतर युद्ध जो है वो छेड़ा हुआ था, और वो युद्ध जो था वो सिर्फ फेक न्यूज का नहीं था, वो तो मेरे ख्याल से एक युद्ध
हमारी जो एक मीडिया की और मुख्य धारा की मीडिया की जो एक साझा और विहंगम बेवकूफियों का युद्ध था किसी भी अकल की बात के खिलाफ, तो वो तो पूरी दुनिया ने भी देखा और अब वो सब लोग उसके मजे ले रहे हैं और उसको मतलब भारत की फौज के सीडीएस ने कहा कि 14 से 19% उनको जो है कीमत चुकानी पड़ी है, जो मीडिया जो फेक मीडिया से लड़ने में 15% उनका भ्रामक खबरें जो चला रहे थे, तो वो भी एक राजेश। हाँ, 15% उनका कहना ये था कि हमको जो है अपनी ऊर्जा का 15% इसमें खर्च करना पड़ा, इससे लड़ना पड़ा, ये जो फेक न्यूज से भी लड़ना पड़ा। तो ये वाकई बहुत गंभीर है। और इसमें लिखा है, ये जो जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, जो हम लोगों ने कैरी की है आज के हरकारा में, गार्डियन की रिपोर्ट है कि वो कहती है, गार्डियन की रिपोर्ट कि ऑपरेशन सिंदूर के ऐलान के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की पराजय की झूठी खबरों की बाढ़ आ गई। जैसा कि जैसे तमाम लोगों ने ये दिखाया भी है कि हेडलाइन के साथ लाहौर पर कब्जा हो गया और कराची में मतलब फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और लोगों ने डिटैच भी कर लिया था। हम लोगों ने ये खबरें भी देखी हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल वगैरह है, उनसे मिल्लत जो है, पब्लिक जो दर्शक है, वो अलग कर लिया था और देखी नहीं खबरें। ये भी एक खबर आई थी। खैर, तो इसमें इस वाशिंगटन पोस्ट ने भी इसको वो किया है और कहा है कि भारत के प्रमुख समाचार नेटवर्कों के 2 दर्जन से अधिक पत्रकारों से उन्होंने बात की, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कैसे न्यूज रूम्स में तथ्य जांच की जगह व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से आई अफवाहों ने जगह ले ली। माने जो र्यूमर्स और वो चल रही थी खबरें झूठी, वो सब कैसे जगह ले, पूरे डिटेल में इन्होंने स्टोरी की है। अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं, तो एक ये सुशांत सिंह का जो बातचीत है करण थापर से, वो थोड़ी छूट गई है, उसका भी जिक्र करना चाहिए जो हमने कैरी की है। वो उन्होंने, सुशांत सिंह ने ये कहा है इस बातचीत में कि पुलवामा हमले के बाद जो भारत ने अटैक किया, हवाई हमले किए, वो सामरिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट थे और सटीक थे, लेकिन उनका जो बड़ा रणनीतिक लक्ष्य है वो जो है स्पष्ट नहीं था। सुशांत सिंह का मानना है कि ऐसे अभियानों का मुख्य उद्देश्य प्रतिरोध स्थापित करना होता है ताकि दुश्मन भविष्य में ऐसी हरकतें ना करे, लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं हुआ। उनका ये कहना है कि भाई हमले मुख्य रूप से लोगों के भावनात्मक गुस्से को शांत करने और यह दिखाने के लिए किए गए कि कुछ किया गया है, मतलब लोगों को ये दिखाने के लिए कि कुछ कर रही है सरकार। इतना बड़ा हमला हो गया है जिसमें हमारे 26 नागरिकों की जान चली गई है, 4 लड़के अंदर आ गए, 4 आतंकवादी आ गए और उन्होंने मतलब सवाल पूछे और मार दिया। तो सरकार ने कुछ किया, वो ये कह रहे हैं कि कुछ किया है, ये दिखना चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो अगली खबर है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली, उसको अंतरिम जमानत कोलकाता हाईकोर्ट ने दे दी है। कुछ शर्तें लगाई हैं कि वो विदेश वगैरह नहीं जा पाएंगी। और फिर आखिर में ये जो खबर आई है, रिश्तों की सड़ांध अब खुले हुए, मतलब ये तो गजब ही चल रहा है। कल जो है गार्डियन में बकायदा वो लंबी चौड़ी के 3 घंटे पहले और 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, आधा घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच जो चला है कल, तो अंततोगत्वा एलन मस्क ने ही कहा, एलन मस्क ने, कि भैया हम अगर नहीं होते तो ट्रंप साहब की हार जो है पक्की थी एकदम, इतना जान लीजिए। डेमोक्रेट्स का कब्जा हो चुका होता व्हाइट हाउस पर, इस तरीके की बातें उन्होंने लिखी हैं। हाँ, डेमोक्रेट्स, तो अगर मैंने बोला तो डेमोक्रेट व्हाइट हाउस में बैठे होते हैं। हाँ, तो इस पर अभी ये नजर रहेगी हमारी आज, क्योंकि ये लगातार अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है और हाँ,
इसको लेकर अभी खासी हर तरह से जो है बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, और ये एक बड़ा बदलाव है अमेरिकन जो ट्रम्प के आने के बाद के अमेरिका में, क्योंकि अभी तक वो दोनों वो खुद को इलॉन मस्क खुद को फर्स्ट बडी कह रहा था, और हाल में ही उनको व्हाइट हाउस से एक तरह से रुखसत किया गया था एक चाबी देकर, और डोज जो उन्होंने किया था जिसके कारण, तो उसको भी वहां भी ये हुआ था। पर एकदम से जो खटास दोनों में आई है, दोनों ही एक तरह के इसको बोलते हैं कि लाउड माउथ हैं, मतलब बड़बोले किस्म के नेता और पब्लिक पर्सनालिटी हैं, तो वो दोनों का रायता जो है खुले में फैल रहा है, और ये अभी बंद नहीं होने वाला, ये सबको पता है। पर उसके जो असर होने वाले हैं बाकी दुनिया में, मतलब ये तो क्योंकि इलॉन मस्क एक उद्योगपति भी हैं और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और साथ ही अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। तो ये अमीर और शक्तिशाली के बीच का जो द्वंद्व है, जो कि अभी खुले में आ गया है, और इसके काफी सारे और जो अमीर और शक्तिशाली शख्स हैं, इनके वालिद साहब आजकल हिंदुस्तान में, हाँ, वो हो सकता है कि वो घूम रहे हैं, दरबार उन्हीं की कोई कृपा वहां पे वहां तक ऐसे पहुंच रही हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ भाई, आगे बढ़ा जाए। इस पे हमारी नजर रहेगी आज दिन भर, क्योंकि इसमें ट्रम्प की ओर से भी कह दिया है कि मस्क की सारी सब्सिडी खत्म करके हम $1 बिलियन बचा सकते हैं अमेरिका के, तो ये लड़ाई अभी जारी रहेगी। अमेरिका से एक और खबर आती है कि सुरक्षा परिषद में कल गाजा में युद्ध विराम को लेके वोटिंग हुई, और उसमें अमेरिका अपना वीटो लगाता है और इससे बाहर निकल जाता है। तो जो गाजा को लेके स्थितियां हैं वो अभी भी एज इट इज बनी हुई हैं। यूक्रेन इसके बाद हम अगर थोड़ा यूरोप की तरफ चलते हैं, तो यूक्रेन और रूस वहां उलझे हुए हैं। अभी हाल ही में यूक्रेन ने रूस के भीतर अपनी बहुत पुराने समय से उसकी योजना पे जिस योजना पे काम कर रहा था, ड्रोनों के जरिए उसने अंदर एयरबेस पे उनके हमले किए और उनके कुछ बॉम्बर उड़ाए हैं रूस के, यूक्रेन ने। अब जवाब में न्यूक्लियर हमले की धमकी रूस की ओर से दी गई है, पुतिन की ओर से। और मजेदार बात यह है कि यूक्रेन और रूस की इस लड़ाई से हलचल मची है अमेरिका में जाके, क्योंकि अमेरिका ने बार बार दावा किया था कि वो मध्यस्थता कर रहा है। खुद ट्रम्प लगातार तो आते ही आते ही रूस के युद्ध में रुकवा देने वाला हूँ। 100 दिन तो हो गए हैं, अभी तक तो कोई ऐसे आसार कहीं दिख नहीं रहे, वो युद्ध बढ़ता ही हुआ दिख रहा है। और शायद ट्रम्प ने भी कहा है कि अभी कुछ समय लगेगा इसमें, जो है से नहीं होगा। तो इसके अलावा और क्या खास है, आज खत्म करें, क्योंकि ये पहले ही 33 मिनट के आसपास हो चुका है हमारा। जो डोनाल्ड ट्रम्प ने 12 देशों पर, तो आखिरी खबर ये है कि गांधी जी का एकमात्र, इस खबर के साथ हम चाहे तो आज के कार्यक्रम को अपना समाप्त भी कर सकते हैं। गांधी जी की एकमात्र पेंटिंग बनी थी ब्रिटेन में, पोर्ट्रेट कहते हैं उसको, पोर्ट्रेट सॉरी, तो एक लिविंग पोर्ट्रेट। जब गांधी जी जीवित थे तो उस समय उनका पोर्ट्रेट लंदन में बनाया गया था, और अब वो इकलौता है कहते हैं। हाँ, इकलौता लिविंग पोर्ट्रेट जो है। उनके पोर्ट्रेट तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बनाए, और वो एक काफी प्रभावशाली भी उनका है, उनकी सादगी और उसके साथ में वो लोग बनाए। जैसे एक मुझे याद है कि कई लोगों ने एक ही लाइन से एक ही स्ट्रोक में गांधी को स्केच में बदला। तो ये उनका एक जीवित रहते हुए जिस समय उनका पोर्ट्रेट बनाया गया, उनमें से ये है, जो कि वो जिस समय वो लंदन में थे, और 1931 का पोर्ट्रेट है। और ये अब वापस नीलामी की तरफ जाने वाला है, और उसकी कीमत करीब अभी इसके हिसाब से 81 लाख रुपए तक जा सकती है, जो कि मुझे लगता है कि गांधी की पोर्ट्रेट की कीमत शायद और ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक अपने आप में विलक्षण और रेयर आर्टवर्क है।
और इस पेंटिंग को बनाने के लिए क्लेयर लीटन को स्पेशल परमिशन मिली थी गांधी के दफ्तर से, और ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि बड़े नेता थे, व्यस्तताएं, तो उस समय परमिशन मिलना कि आइए आप बनाइए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस दौर में। जी। तो आज का हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आज का हरकारा का जो उसका जो ये चर्चा है हमारी, इसको हम जारी रखेंगे और हम कल फिर मिलते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आपके कमेंट्स अगर कुछ हैं तो हमें बताइए। हरकारा का मतलब है शोर कम रोशनी ज़्यादा। तो आप, हमें उम्मीद है कि आपको आपके काम की खबरें हम आपको बता पाए होंगे, और उनके बारे में उन बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए भी शायद हमने आपको कुछ बिंदु दिए होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।